हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी, भारत की राज व्यवस्था। तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो उसका जो पहला चैप्टर होगा वो भारत का संवैधानिक विकास है, और देखेंगे इसमें हम लोग कि कौन कौन से अधिनियम आए और उनमें क्या क्या प्रावधान था। और फिर बाद में ये कहाँ तक पहुँचा है, फिर संविधान सभा कैसे बनती है, क्या होता है, फिर उसमें क्या क्या संविधान सभा में जो संविधान बनकर तैयार होता है उसके बारे में बाद में अध्ययन करेंगे, जो हमारे इंडियन पॉलिटी का पार्ट होगा। तो उससे पहले कुछ बेसिक्स को क्लियर कर लेते हैं। तो ये है जो है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास जो है उसको हम दो भागों में पढ़ेंगे। दो भागों में इसलिए कि जो पहला पढ़ेंगे 1773 से लेकर के 1853। ये 1773 से 1853 के बीच में जितने एक्ट बने हैं, जो एक्ट बने हैं, वो दरअसल कंपनी के अधीन, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ये पारित अधिनियम थे। और जो दूसरा था वो ताज के अधीन पारित हुआ था। ये कंपनी के अधीन था, ठीक है। और ये जो था वो ताज के अंतर्गत हुए अधिनियम पास होता है, जिसको हम जो 1858 से 1947, ठीक है, 1858 से 1947। और ये 1773 से 1853 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी का होता है। तो हम पहले पार्ट में इसको देखेंगे, फिर दूसरे पार्ट में इस चीज़ को देखेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं भारत का संवैधानिक विकास, और फिर इसकी कुछ भूमिका भी पहले देखते हैं। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैत शासन का अंत कर बंगाल की शासन व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया। तो अब देखिए, बंगाल में जो द्वैत शासन था, द्वैत शासन क्या था अभी आपको पता चल जाएगा। जो द्वैत शासन था उसको 1772 में ख़त्म किया था, और वॉरेन हेस्टिंग ने ख़त्म किया था। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुका है ये। बंगाल में द्वैत शासन का अंत किसने किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। और इसको ख़त्म करने के बाद जो पूरी व्यवस्था थी उसको अपने हाथों में इसने ले लिया। तो कंपनी के एकाधिकार के कारण पूर्व के साथ व्यापार नहीं कर पा रहे व्यापारियों एवं उद्योगपतियों ने कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति हेतु ब्रिटिश संसद पर दबाव बनाया। अब ये जो व्यापारी थे, जो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर पा रही थी, कुछ बड़े व्यापारी थे, उद्योगपति थे, जो कि कंपनी के एकाधिकार की वजह से दूसरे देशों में जो उपनिवेश थे, ब्रिटिश उपनिवेश, उस पर नहीं कर पा रहे थे व्यापार। तो इन लोगों ने ब्रिटिश संसद पर एक दबाव डाला। इस दबाव के फलस्वरूप ब्रिटिश संसद ने एक कानून निर्मित कर ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश खजाने में प्रतिवर्ष 4 लाख पाउंड जमा करने को कहा। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश संसद ने 4 लाख पाउंड जमा करने के लिए बोला था। आगे चलकर कंपनी की गतिविधियों को और भी नियंत्रित करने के प्रयास के तहत कई संसदीय कानून निर्मित किए गए, जो निम्नलिखित है। तो अब ये जो है कंपनी की गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए, ताकि ये जो है व्यापारी भी व्यापार कर सकें, तो इसके लिए ही कई संसदीय कानून निर्मित किए गए। अब देखिए, इसमें कई तरह के कानून अधिनियम बनेंगे, जिसमें भारत शासन अधिनियम होगा, कुछ जो है वो एक्ट होंगे, ठीक है, कुछ चार्टर अधिनियम होंगे। तो इन दोनों में अंतर है, इन सब चीज़ों में। अधिनियम में भारत शासन अधिनियम, चार्टर एक्ट कंपनी के लिए आएगा, शासन अधिनियम आएगा कि वहाँ किस तरह से शासन व्यवस्था को चलाना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। पहली बार ब्रिटिश मंत्रिमंडल को भारतीय मामलों में नियंत्रण का अधिकार दिया गया। मतलब भारतीय मामलों में नियंत्रण का अधिकार किसको दिया गया? ब्रिटिश मंत्रिमंडल को दिया गया, ठीक है। मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया तथा इसका प्रमुख गवर्नर जनरल को बनाया गया। अब देखिए, उस समय भारत में क्या था? उस समय भारत में जो 3 प्रमुख प्रेसिडेंसियाँ हुआ करती थी, जैसे इधर बंगाल हो गया, ठीक है, इधर बम्बई हो गया, और इधर मद्रास हो गया, ठीक है, ये मद्रास है। तो ये 2 छोटी छोटी प्रेसिडेंसियाँ थी। इन प्रेसिडेंसियों को लगभग ये दोनों प्रेसिडेंसी बंगाल के प्रेसिडेंसी के बीच, मतलब अंडर में आ गई उसके। तो ये इन दोनों का जो है, इन दोनों को इसके अधीन कर दिया गया, बंगाल की प्रेसिडेंसी के
अंतर्गत। तो ये जो बंगाल का जो गवर्नर था, इसको अब गवर्नर जनरल बना दिया गया है इस एक्ट के तहत, ठीक है, 1773 के अंदर ये सीधे। और पहला जो गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग्स था, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो इस वाक्य को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। और इसको इसके अंतर्गत मद्रास और बम्बई दोनों प्रेसिडेंसियों को शामिल कर लिया गया। इस एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 3 अन्य न्यायाधीश थे। अब देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में हुई है। ये होता है, ये 1774 में स्थापना होती है, ये भी ईयर भी ध्यान रखिएगा यहाँ। एक तो ये 1773 का है, पर स्थापना 1774 में हुई है। तो ये 1+1+3 ऐसा करके था, एक चीफ जस्टिस और 3 अन्य न्यायाधीश, ठीक है। और ये भी नोट कर लीजिए कि जो सीजेआई नहीं, चीफ जस्टिस जो थे, वो प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, वो उनका नाम था एलिजा इम्पे, ठीक है, एलिजा इम्पे। मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ, इसमें नहीं लिखा हुआ है, एलिजा इम्पे, इम्पे, ये इनका नाम था, जो प्रथम पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे और किस ईयर में बना था, तो 1774 में बना था। और ये जो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है। इतने सारे फैक्ट हैं इसमें। नियंत्रण का अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल को और गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। इतने सारे फैक्ट थे। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो अब देखिए, पिट्स जो थे वो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। इस अधिनियम के द्वारा इंग्लैंड में सरकार का विभाग बनाया गया, जिसे नियंत्रण बोर्ड कहते थे। अब देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था, इंग्लैंड में सरकार का एक विभाग था, जिसका मुख्य कार्य डायरेक्टर्स की नीति को नियंत्रित करना। डायरेक्टर्स कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये कंपनी के, ठीक है, कंपनी के जो डायरेक्टर थे उन्हीं को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोला जाता था। तो उनका एक जो बोर्ड था, ये नियंत्रण बोर्ड को इस पे जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीतियों को नियंत्रित करने के लिए एक कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, जो कि इंग्लैंड में सरकार का एक विभाग था। इस शासन को दोहरी प्रणाली इस प्रकार के शासन की दोहरी प्रणाली एक कंपनी द्वारा दूसरी संसदीय बोर्ड द्वारा बना दी गई, यह 1858 तक चलती रही। मतलब ये जो तरीका था, इसको दोहरी प्रणाली बोलते हैं, और ये 1858 तक कंटिन्यू था। एक कंपनी जो चला रही थी और दूसरा एक संसदीय बोर्ड चला रहा था, ठीक है। ये दोनों शासन को नियंत्रित करने के लिए इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मामलों तथा इसके भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। तो इनका उद्देश्य भी यही था कि भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण को स्थापित करना, ठीक है। व्यापार को छोड़ करके सभी मामले सैन्य, असैन्य एवं राजस्व बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिए गए। मतलब ये जो सैन्य, असैन्य और राजस्व मामले को छोड़ करके बाकी सारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल यही देखता था। व्यापार को छोड़कर सभी मामले। इस एक्ट के द्वारा भारत के प्रशासन पर गवर्नर जनरल तथा 3 सदस्यों वाली काउंसिल का नियंत्रण स्थापित हो गया। तो जो गवर्नर की जो काउंसिल थी, उसमें 3 सदस्य होते थे। तो काउंसिल का नियंत्रण एक तरह से इनडायरेक्टली, देखो डायरेक्टली तो यही कर रहा था शासन, जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, काउंसिल पर के द्वारा। और लेकिन ये जो थे, इनके ऊपर जो थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे। बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों को युद्ध, कूटनीति एवं राजस्व के मामले में बंगाल के अधीन कर दिया गया। तो ये उस समय भी, उसमें भी हुआ था, इसमें भी है, बस थोड़ा सा इसको वो कर दिया गया, एलेबरेट कर दिया गया था। युद्ध, कूटनीति एवं राजस्व के मामले को छोड़ करके राजस्व के मामले में बंगाल के अधीन कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। भारतीय व्यापार के ऊपर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। मतलब
जो कंपनी का एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया, लेकिन सिर्फ चीन एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को सुरक्षित रखा गया। मतलब इसको आप याद रखने के लिए ये चाची याद रख सकते हैं। मतलब चाय और चाय चीनी तो लोग अक्सर यूज़ करते हैं। चीनी, ये खाने वाला चीनी नहीं बल्कि चाइना, ठीक है। तो चाइना के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, ठीक है, ये इसको छोड़ करके बाकी कंपनी के सारे एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। बाकी अधिकार तो इनका बना हुआ था दो पर, बाकी जो इनका सारा था वो अब मतलब दूसरे लोग भी दूसरे व्यापारी भी व्यापार कर सकते थे। इस मामले में भारतीय शिक्षा एवं साहित्य पर प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किया गया। अब देखिए यहीं से अब ये लोग क्या करते हैं कि अपनी शिक्षा और संस्कृति को फैलाने का भी वो करते हैं। अब कहीं भी शासन करना होता है किसी भी जगह पे, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे शिक्षा, साहित्य और संस्कृति को भी धीरे धीरे कंट्रोल करना होता है। तो ये लोग भी लगभग वही काम करना शुरू कर दिए थे। तो उसके लिए कहें, सबसे पहले तो आप एंट्री करने के लिए पहले आप वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को, संस्कृति को, उसको प्रिजर्व करने के लिए तो आप खर्च करोगे ही। तो यही ये काम करना शुरू करते हैं। दूसरा, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की छूट मिली। अब इनका उद्देश्य क्या था कि ये ईसाई मिशनरी क्या करते थे, मतलब अपने शिक्षा, संस्कृति, ये सब का प्रचार प्रसार करना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार, शिक्षा, संस्कृति, धर्म, इनका प्रचार प्रसार, यही ये काम करते थे। तो ये इनको अब भारत में प्रवेश की छूट मिल गई, पहले नहीं थी। इस एक्ट के द्वारा ये तीन मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, कई बार क्वेश्चन भी आता है इसमें से। तो जिसमें यह था कि एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया चाची को छोड़ करके, ठीक है, चाची याद रखिएगा, चाची को छोड़ करके बाकी सभी एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और 1 लाख का खर्च भारतीय शिक्षा साहित्य पर और ईसाई मिशनरियों को भारत में छूट, ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। एक 1813 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया, ठीक है। जो अभी चाची बचा हुआ था, चाय और चीनी के साथ व्यापार, ये इसको भी अब खत्म कर दिया गया। इसके माध्यम से भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया गया तथा बंगाल का गवर्नर अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और ये भी क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है पीटी में कि बंगाल का गवर्नर जनरल, प्रथम भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये आप नाम भी याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, इतना ही याद रखेंगे काम चल जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था भारत का, जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल को ही बना दिया गया था। ये कब हुआ था? 1833 के चार्टर एक्ट से, और कंपनी का पूरा एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। तो भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया गया, कहने का मतलब ये, केंद्रीकरण मतलब एक ही ऊपर में बैठ गया और बाकी सब नीचे में है, ठीक है, ये था। नेक्स्ट है, कानून निर्मित करने हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथे सदस्य को शामिल कर लिया गया जो विधि क्षेत्र से संबंधित था। चौथा सदस्य को शामिल जो विधि क्षेत्र से संबंधित था। गवर्नर जनरल की परिषद में नियुक्त होने वाला पहला विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले था। अब गवर्नर जनरल की परिषद में लॉर्ड मैकाले विधि सदस्य के रूप में थे, तो इनका काम था कि कुछ सुझाव देना। तो ये अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, जो सुझाव प्रस्तुत करते हैं, उसमें एक बाद में यही जो था इन्हीं का सुझाव लागू करता है। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो स्टार्टिंग है वो इन्हीं के सुझाव पे होता है। आप पढ़ा होगा आपने, मैकाले ने ही उसको सुझाव दिया था उसका। तो मतलब यही था, विधि सदस्य बना था और इसी ने अपना काम किया था। तो ये वही लॉर्ड मैकाले है, ठीक है, जिसके बारे में आप पढ़ते हैं। भारतीय कानून को लिपिबद्ध कराने के उद्देश्य से एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई। इस एक्ट के माध्यम से नियुक्ति के संबंध में योग्यता को महत्व दिया जाने लगा। मतलब विधि आयोग की जो नियुक्ति हुई उसमें योग्यता के आधार पर नियुक्ति हो रही थी। तो बस इसमें यही सारे फैक्ट थे। व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया।
के शासन का केंद्रीकरण, बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया, जो कि बेंटिंग था। और दूसरा यह था कि विधि सदस्य जो था वो गवर्नर जनरल की परिषद में नियुक्त किया जाने लगा चौथे सदस्य के रूप में। अभी 3 सदस्य होते थे, और ये जो था पहला जो था वो लॉर्ड मैकाले था। ठीक है, यही लॉर्ड मैकाले की जो संस्तुति होती है, जो रिपोर्ट होता है, उसी के आधार पर भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमारा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन ये लास्ट होता है, लास्ट चार्टर एक्ट था, ये अधिनियम है। इस एक्ट के माध्यम से कार्यपालिका एवं विधायिका संबंधी शक्तियों का पृथक्करण किया गया। अब देखिए ये जो है, ये क्वेश्चन आता है ये कि कार्यपालिका एवं विधायिका संबंधी शक्तियों का पृथक्करण कार्यपालिका को विधायिका से अलग किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया था, तो ये क्वेश्चन भी बनता है। तो 1853 है इसका आंसर, पढ़ लीजिए इसमें। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई। विधान परिषद द्वारा पारित किए गए किसी विधेयक पर गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार प्राप्त हो गया। अब देखिए वीटो आना शुरू होता है यहीं से। ठीक है, अब ये अभी तो यहाँ पे सिर्फ चर्चा हो रही है और इसमें थोड़ा बहुत प्रयोग करता है, बाद में इसकी शक्तियों में वृद्धि होती जाती है वीटो की। और फिर 1935 में जो अधिनियम आता है वो, उसमें तो वीटो था ही, और फिर उसी का अनुकरण करके हमारे संविधान में भी वीटो के पावर को दिया गया है। ठीक है, जो कि राष्ट्रपति के पास में है। तो ये यहीं से इसका जो बीज है वो पनपने लगता है धीरे धीरे गवर्नर जनरल। अब इसका भी एक इतिहास है कि ये किस तरह से, ये जो गवर्नर था अमेरिका में जाता है तो वहाँ चीज़ों को देखता है, फिर वो जब सीखता है तो इंडिया में आने के बाद बोलता है कि नहीं, हमको पहले वीटो पावर दोगे तभी हम ये सारी चीज़ें करेंगे। तो वो मैं जब आपको पॉलिटी पढ़ाऊँगा तो उसमें है ये चीज़, तो मैं बता दूंगा आपको। फिर ये इसके माध्यम से कंपनी के डायरेक्टरों से नियुक्ति से संबंधित अधिकार वापस ले लिए गए। अब नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षा से होने लगी। अब देखिए ये कहीं ना कहीं इसमें यूपीएससी का बीज पड़ना शुरू हो गया है यहाँ से। ठीक है, मतलब यूपीएससी मतलब आज का यूपीएससी नहीं, उस समय जो सिविल सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति की बात मैं कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे शिक्षा के लिए कई आयोग बनते हैं और उसमें क्या क्या सुधार होता है, फिर नियुक्ति में सुधार, सेवा में आने के लिए जो जो सुधार होते हैं, तो मतलब ये शुरुआत है यहाँ से, कहने का मतलब ये है। तो प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत, जिसमें कि अब धीरे धीरे भारतीयों को भी शामिल करने की बात होगी। फिर उसके बाद भारत परीक्षा को भारत में आयोजित करने की बात होगी। ये सारे आगे के अधिनियम में आते जाएंगे। तो इसमें जो नोट करने वाली चीज़ें बस ये है कि कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों का पृथक्करण, विधान परिषद की स्थापना, गवर्नर जनरल को वीटो, और कंपनी के डायरेक्टरों की नियुक्ति या प्रतियोगिता परीक्षा से। ये जितने भी रेड कलर में हाईलाइटेड हैं वो सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो ये था कंपनी के अधीन सारे चार्टर एक्ट, सारे अधिनियम, जिसको कि हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग दूसरे पार्ट में आगे के जो ताज का जो शासन है, जो ब्रिटिश ताज जो रानी होती है उसके अधीन जो अधिनियम पारित हुए थे उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो अभी तक के लिए इसमें यही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।